उत्तर विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने राज्य की जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों से घिरी गरीब व मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपये कम कर देती तो करोड़ों लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि सभी जातियों से नई नियुक्तियां करने के लिए मंदिरों के किसी भी सेवारत पुरोहितों को नहीं हटाया गया है। मुख्यमंत्री के बयान से पहले हिंदू धर्म एवं परमार्थ प्रदाय HRCE मंत्री P.K. शेखर बाबू ने कहा था कि किसी भी ब्राह्मण पुरोहित को निशाना नहीं बनाया गया है और ये है कि उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में पुरोहित के रूप में सभी जातियों के लोगों की नियुक्ति करके किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर का निमंत्रण है। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से धैर्य रखने को कहा है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने दावा किया, जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है। वर्धा में पुलिस विभाग की ओर से चलाए जाने वाला पेट्रोल पंप हटाने की मांग को लेकर लाखों लोग आंदोलन में सहभागी हुए। आंदोलनकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में धरना देकर अपनी विशाल शक्ति का परिचय दिया। इस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी समेत कई दल, संगठन और कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्धा के इतिहास में वर्तमान समय का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। आंदोलनकर्ताओं के अनुसार पुलिस विभाग ने गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल पंप की अनुमति प्राप्त की। वर्धा के प्रसिद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए और पेट्रोल पंप का स्थान परिवर्तन किया जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ पेट्रोल पंप हटाओ कृति समिति द्वारा मोर्चा निकाला गया। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। बर्क ने कहा कि तालिबानी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अफगान लोग उसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब देश ने आजादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करना और चलाना चाहते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बरी कर दिया है। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। अब कोर्ट का फैसला आने पर थरूर ने जज से कहा कि पिछले 7.5 साल दर्द और यातना भरे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल किया कि आखिर पेगासस का उपयोग किस मकसद से किया गया। उन्होंने ट्वीट किया, सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया, सरकार के पास सूचना है जिसे हलफनामे के जरिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का उपयोग किया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात को दोहराया है। शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले कहा था कि गैर भाजपाई दल उनके साथ मिलकर काम करें तो ये स्वागत योग्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एनडीए की परीक्षा में लड़कियां हिस्सा ले सकती है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को एनडीए की प्रवेश परीक्षा होनी है। हालांकि एनडीए में दाखिले पर फैसला बाद में होगा, लेकिन फिलहाल उसकी परीक्षा में लड़कियां शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि पहले लड़कियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास केवल संसद को रिपोर्ट करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि ये केंद्र सरकार के हाथों का पॉलिटिकल टूल बन गया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। अदालत ने कहा कि यह आदेश पिंजड़े में बंद तोते को रिहा करने का प्रयास है। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस नागरत्ना समेत 9 जजों के नाम पदोन्नति के लिए रिकमेंड कर दिए हैं।
जस्टिस नागरत्ना अभी कर्नाटक हाईकोर्ट की जज है। अगर जस्टिस नागरत्ना के नाम को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो वे 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। हालांकि उनका वह कार्यकाल 1 महीने से कुछ ही ज्यादा समय का रहेगा। जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक ये पद संभाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर उसकी तारीफ की है। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि वे तालिबान को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एक महिला पत्रकार के सवाल पर तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि महिलाओं के शरिया कानून के दायरे में काम करने की इजाजत होगी। तालिबान ने संकेत दिया कि वो अपने पिछले शासन की तरह इस बार पूरा बुर्का अनिवार्य नहीं करेंगे। महिलाएं प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी जा सकती है। उन्होंने ये नीति कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मॉस्को कॉन्फ्रेंस और दोहा कॉन्फ्रेंस में भी घोषित की है। मुजाहिद ने कहा कि वे शांति से रहना चाहते हैं, वे कोई आंतरिक या बाहरी दुश्मन नहीं चाहते। उन्होंने कहा इस्लाम उनके देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। जब मीडिया की गतिविधियों की बात आती है तो इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे उनके काम की आलोचना कर सकते हैं ताकि वे सुधार कर सके। अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के मद्देनजर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से बाहर है, इसलिए संविधान के अनुसार अब वे राष्ट्रपति हैं। वे सभी से समर्थन की अपील करते हैं। तालिबान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2 दिन पहले देश छोड़ दिया था। तब ये अटकलें लग रही थी कि उनके साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। हालांकि सालेह के बारे में बताया जा रहा है कि वे अभी पंजशीर में हैं, जहां तालिबान के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले को सही ठहराया। बाइडेन ने जनता से साफ कहा है कि अगर अफगानी सैनिक नहीं लड़ते तो वे कितनी पीढ़ियों तक अमेरिकी बेटे बेटियों को वहां भेजते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका जवाब साफ है, उन गलतियों को वे नहीं दोहराएंगे जो वे पहले कर चुके हैं। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए अफगान नेतृत्व को बिना किसी संघर्ष के तालिबान को सत्ता सौंपने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने अमेरिकी बैंक खातों में रखे अफगान सरकार के सभी अकाउंट को सील कर दिया है। इस बड़े फैसले के बाद अमेरिका ने तालिबान को अरबों डॉलर तक अपनी पहुंच बनाने से रोक दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट के सूत्रों के मुताबिक इस सरकारी नीति पर चर्चा की गई है और इसलिए इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। हैती के अधिकारियों ने सप्ताहांत में आए घातक भूकंप में 500 और लोगों के मरने की जानकारी दी। देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ग्रेस के कारण राहत एवं बचाव प्रयासों में बाधा आई है। राहत कार्यों में हो रही इस देरी से पहले से बेघर हुए लोगों का गुस्सा एवं निराशा बढ़ गई है। भूकंप में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 1941 बताई जा रही है और घायलों की संख्या 9900 बताई जा रही है, जिनमें से कई अब भी चिकित्सकीय मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। चीनी कंपनी रियलमी भारत में अपना सबसे पावरफुल मोबाइल फोन लॉन्च करेगी। GT 5G नाम का ये स्मार्टफोन वनीला एडिशन कहा गया है। इसके साथ ही कंपनी मास्टर एडिशन फोन भी लॉन्च करेगी। इस फोन को पिछले महीने चीन में लॉन्च किया जा चुका है। इसी दिन रियलमी का पहला लैपटॉप भारत में लॉन्च होगा। ये लाइट वेट डिजाइन में आएगा। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल को बड़ा फायदा हुआ है। राहुल 19 पायदान के फायदे के साथ 37वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में शानदार शतक की बदौलत राहुल के रैंकिंग में सुधार आया है। राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली 5वें, रोहित शर्मा 6वें और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर बरकरार है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हमेशा से ये कहते आए हैं कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहती है,
अब सुहाना को लेकर खबरें आ रही है कि वह जल्द ही बतौर एक्ट्रेस लॉन्च की जाएगी। जी हां, फिल्म मेकर जोया अख्तर अपनी अगली फिल्म से 21 साल की सुहाना को शो बीज में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन के डायरेक्टर आर बाल्की अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर कई दिनों से चर्चा में हैं। बाल्की की इस थ्रिलर फिल्म को लेकर अब खबर सामने आ रही है कि उनके इस प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर कहें तो कैटरीना इस फिल्म में लीड रोल में होगी और उनका किरदार काफी स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं अमिताभ बच्चन फिल्म में एक छोटा मगर बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म में सनी देओल, दलकीर सलमान और पूजा भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। कोविड और लॉकडाउन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने की सबसे बड़ी फिल्म बेल बॉटम है। ट्रेड सर्किट का मानना है कि मौजूदा हालातों में ये फिल्म अगर 30 से 40 करोड़ का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लें तो ये कोविड काल से पहले के 100 करोड़ क्लब के समान होगा। वह इसलिए कि फिल्म फुल कैपेसिटी में रिलीज नहीं हो रही है। अकेले महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुले नहीं है। ऐसे में वहीं से फिल्म का कलेक्शन 25 से 30% प्रभावित होगा।